जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड के 12th क्लास केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इससे पहले आपने बायोलॉजी के 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैराथन वीडियो आपने देखा होगा, ठीक है। अगर वो वीडियो आप लोग ने नहीं देखी है तो वो कल सुबह 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा के साथ वो कल सुबह 9 बजे यानी कि 20 जून को यानी कि 20 जून को फिर से आपको मिलेगा। अभी हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट 2 का मैराथन वीडियो, आप इसको कह सकते हो, जिसमें टोटल 40 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे पहले हमारा पार्ट 1 आया था मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें कि आपने टोटल क्वेश्चन देखे थे 60। इस आज वाले वीडियो में टोटल क्वेश्चन देखोगे 40, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सारे के सारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। स्किप मत करना, पूरा देख लेना, याद हो जाएगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पर देखिए, पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन, सीएमसी क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीएमसी क्या है, क्रांतिक मिसेल सांदर्न क्या है। इसी में पहला क्वेश्चन की सीएमसी क्या होता है और क्रांतिक मिसेल सांदर्न क्या है। चलिए, तो कहता है मिसेल का निर्माण विद्युतीय घोल के एक नियत सांदर्न से अधिक सांदर्न में होती है। तो नियता सांदर्न को क्रांतिक मिसेल सांदर्न यानी कि सीएमसी कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, सीएमसी का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया था, सीएमसी का फुल फॉर्म भी आपको ऐसे बताना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग, क्राफ्ट ताप यानी कि क्राफ्ट टेम्परेचर, और ये एक वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका एक वीवीआई क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो क्राफ्ट टेम्परेचर किसे कहा जाता है, तो आंसर, मिसेल का निर्माण एक नियत ताप से उच्च ताप पर होती है। याद रखिए, जब मिसेल हम लोग बनाते हैं तो जो नियत ताप, जो फिक्स ताप होता है ना, उससे थोड़ा सा ऊंचे स्तर के ताप पर होता है, तो इसे नियत ताप यानी कि क्राफ्ट टेम्परेचर कहा जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्लैग क्या होता है। मैंने बताया हुआ है कि गैंग फ्लक्स और स्लैग, गैंग फ्लक्स और स्लैग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो आपसे पूछ रहा है धातुमल यानी कि स्लैग क्या होता है। तो स्लैग आपका होता है गैंग तथा फ्लक्स के मिश्रण से बने पदार्थ को स्लैग कहा जाता है। गैंग प्लस फ्लक्स मिला देंगे तो उसको हम लोग स्लैग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अल्मुनियो उष्मीय विधि में प्रयुक्त प्रक्रियाओं को लिखें। देखिए अल्मुनियो बोल रहा, अल्मुनियो उष्मीय विधि में, ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला, अल्मुनियो उष्मीय विधि में जो जो प्रक्रियाओं जो होते हैं उसका ऐसे आपको लिखना है। तो देखिए अल्मुनियो उष्मीय विधि में हम लोग का जो प्रक्रिया होता है वो CrO2 के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है, और ये टूटता है प्रोडक्ट में 2Cr + Al2O3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लैंथेनाइट्स क्या है। लैंथेनाइट्स क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, लैंथेनाइट्स क्या होता है। तो लैंथेनाइट का आंसर देखिए, प्रथम अंतः संक्रमण धातु, प्रथम अंतः संक्रमण धातु यानी कि 4F सीरीज को लैंथेनाइट कहा जाता है। 4F सीरीज जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल में है तो उसको हम लोग लैंथेनाइट कहते हैं। इस सीरीज के अंतर्गत 58 से लेकर के सिलिकॉन 58 से लेकर के LuZ71 तक के तत्व आते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 4F सीरीज को हम लोग लैंथेनाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एसिटाइनाइट्स क्या है। एसिटाइनाइट्स क्या है, एसिटाइनाइट्स क्या है। तो इस लैंथेनाइट की तरह ये भी आपका एक सीरीज है जिसमें कि ये 5F सीरीज होता है, ठीक है, जो कि THZ90 से लेकर के LWZ103 तक के तत्व आते हैं इसमें, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट के क्रम में निम्न को सजावें, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट जो ज़्यादा बढ़ना है, इंक्रीजिंग में आपको इसको सजाना है। तो पेंटेन 101, ब्यूटेन 101, ब्यूटेन 201, इथेनॉल, प्रोपेन, सबको सजाना है। तो देखिए बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में तो मिथेनॉल से लेकर इथेनॉल, प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन होता है, सबसे पहला मिथेनॉल, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मेरे प्यारे दोस्तों। तो कहता है कि आपकी स्क्रीन पर, इसमें भी वही है, निम्नकांतिक को उनके बढ़ते हुए अम्लीय, उसमें क्या था बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पर आपका एसिडिक है, अम्लीय प्रभाव के अनुसार समझाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ कौन कौन सा है, प्रोपेन 101,
2426 इरिनाइट्रोफेनॉल, 3 नाइट्रोफेनॉल, 35 डाइट्रोफेनॉल, फिर फेनॉल, 4 मिथाइल फेनॉल। तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है वो आपका प्रोपेन 101, फिर 4 मिथाइल फेनॉल, फिर फेनॉल 246 ट्राइट्रोफेनॉल, फिर 35 डाइट्रो। तो ये आपको याद रखेंगे, इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपके स्क्रीन पर, इसको कंप्लीट कीजिए, पूर्ण प्रक्रिया लिखिए, कंप्लीट कीजिए। ठीक है, RCH2OH का आप ऐसे कॉपर के साथ रिएक्शन कराएं विथ टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। तो इसके आगे का क्या होगा, तो देखिए इसके आगे का बस H2 इसमें आगे ऐड हो जाएगा और कुछ नहीं, बस जो लिखा हुआ ना RCHO तो प्लस इसमें H2 ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिफल का नाम लिखे, प्रतिफल का नाम लिखे। इसमें जो प्रतिफल है इसका नाम लिखना आपको, ये कौन सा जो फिगर बन रहा है ना, तो कौन सा इसमें है ये आपको नाम लिखना है। तो ये आपका बेंजल डिहाइड है, बेंजल डिहाइड है। क्या है, नंबर 11 कहता है प्रतिक्रिया पूर्ण करें, कंप्लीट द रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट द रिएक्शन। हाँ ये आप मान सकते हैं, सॉरी ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है, MBBI क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो RMG इंटू प्लस CO2 को अगर आप ड्राई ईथर के साथ उसमें H2O रिलीज होगा तो क्या बनने वाला है, तो ये आपका RCOOH प्लस MG इंटू OH इंटू X बनेगा आपका, अगर इसको ऐसे आप रिएक्शन कराते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्न का अम्लीय शक्ति के बढ़ते क्रम में सजाएं, मतलब कि अम्लीय शक्ति यानी कि एसिडिक नेचर में आपको इसको क्या करना है, सजाना है। तो पहला है Cl3COOH, CH3COOH, CHCl2 COOH और CH2Cl COOH। तो जो सबसे बड़ा जो अम्लिक है ना वो है आपका CH3COOH। तो कहाँ हमारा CH3COOH, ये यानी कि दूसरा वाला पहला होगा। फिर हमारा CH2Cl COOH, तो CH2 कहा गया CH2ClOOH, तो ये हमारा, फिर हमारा CH2L तो ये हमारा, फिर और उसके बाद आखिरी में बच गया ये, तो एकदम उल्टा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अपने 13 की तरफ। इसको भी आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है, कंप्लीट द रिएक्शन। RCOH प्लस R इंटू OH को अगर आप इसे हाइड्रोजन के साथ उस पर टेम्परेचर देते हैं तो क्या होगा, तो ये आपका बनता है RCCOR डैश प्लस H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सोडियम ऑक्साइड Na2O2 में सोडियम का कोऑर्डिनेट नंबर बताएं। सोडियम का कोऑर्डिनेट नंबर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, आपका सोडियम ऑक्साइड में कोऑर्डिनेट नंबर उसका होता है 4, इसको याद रखिएगा, 4 होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हमारे प्यारे दोस्तों 15 की तरफ। कहता है 5% यूरिया के घोल के 273 केल्विन तापमान पर परासरण दाब की गणना करें। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो दिया हुआ है वेट कितना दिया, 5 ग्राम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ 100 ml। ठीक है, तो उसको लेना कितना में है, तो लीटर में है। टेम्परेचर हम लोग का दिया हुआ है तो इसको ATM में आप चेंज कर दीजिए जितना भी आपके हिसाब से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो आगे क्या आएगा, चलिए आगे देखते हैं। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, यूरिया का फॉर्मूला हमको पता है NH2CNH2O, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमारा 60 होता है। ठीक है, तो पारस्परिक दबाव के नियम से हम लोग को पता है, दबाव के नियम से II(IB)(INST। जब इसको आप सॉल्व करोगे, फाइनली आप जिसको सॉल्व करोगे ना, इसको जब सॉल्व करोगे तो देखना आपका आंसर कुछ 18.65 ATM निकल के आएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 16, तनुघोल के अनुसंख्या गुणधर्म को लिखें। विभिन्न प्रकार के अनुसंख्या गुणधर्मों को लिखें, तनुघोल के गुणधर्म को। तो देखिए तनुघोल का वह गुण जो केवल घुले के कणों, परमाणु, अणु, आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, उसे घोल का अनुसंख्या गुणधर्म कहा जाता है। तो गुणधर्म समझ गए किसे कहा जाता है, यह गुण सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अनुसंख्या गुण धर्म 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह के। तो घोल के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनम, घोल के क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अनवन और फिर परिसारक दाब। चलिए क्वेश्चन आते हैं 17 की तरफ। एक रजत क्रिस्टल जिसमें कि FCC यूनिट सेल है, यूनिट सेल के कोर की लंबाई 409 PM है, पिकोमीटर है, उस रजत परमाणु की त्रिज्या क्या होती है। तो जब निकालते हैं FCC सेल के लिए निकालेंगे, तो जब FCC सेल के लिए निकालेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला होता है R=A/√2√2। तो हम लोग का दिया हुआ है सारा कुछ, उसको जब पुट करके सॉल्व करोगे तो इतना आपको आंसर आने वाला है सेंटीमीटर में। चलिए क्वेश्चन आते हैं 18 की तरफ। एक क्रिस्टल में F केंद्र क्या है, एक क्रिस्टल में F केंद्र क्या है। तो कहता क्या है,
आयनिक क्रिस्टल का ऋणायन अपने लैटिस साइड से लुप्त होती है। आयनिक क्रिस्टल अगर आप बात करोगे तो उसमें जो ऋणायन होता है वो उससे अपने लैटिस साइड से गायब होगा, ठीक है, जिससे उसके स्थान रिक्त हो जाता है, तो जिसकी वो खाली रहता है तथा होल का निर्माण होता है। क्रिस्टल का अविद्युतीय संतुलन कायम रखने के लिए होल में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाती है, जिसे एफ केंद्र कहा जाता है, और यही एफ केंद्र में क्रिस्टल रंगीन होता है, इसको याद रखेंगे। चलिए एफ केंद्र समझ गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। देखिए मेरा मकसद आपको क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देना है। अब अगर समझाने के लिए बैठेंगे तो एक घंटा डेढ़ घंटा आप ऐसे वीडियोस देखने वाले नहीं हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस क्वेश्चन आपके मन में चल जाए। आप कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही रहे होंगे, मुझे मालूम है, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जो कमेंट जरूर करेंगे सर कि आप बस ऐसे पढ़ देते हैं, समझाते नहीं हैं। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य है कि आपके पास क्वेश्चंस चला जाए कुछ भी करके वो क्वेश्चंस। अब मैं इतना तो समझा देता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए कि आप एग्जाम में क्या लिखना है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित गैल्वेनिक सेल जिसकी सेल रिएक्शन है प्रतिक्रिया की सहायता से सेल का निर्माण करें। तो देखिए ये आपका सेल रिएक्शन दिया हुआ है, ये आपका सेल रिएक्शन दे दिया गया है, ठीक है। तो इससे आपको क्या करना है, सेल का निर्माण करना है। तो देखिए दिए गए सेल रिएक्शन से निम्न गैल्वेनिक सेल को प्रदर्शित की जाती है। तो ये हमारा पता है कि गैल्वेनिक सेल को ऐसे क्या करता है, दिखाता है, CuS Ag प्लस AgS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से कॉपर और कॉपर का आयन ये जितना दिया हुआ है पीएफ चार्ज में धनोत तथा ऋणोत पर प्रतिक्रिया का उल्लेख करें। तो जब आप निकालोगे एनोड और कैथोड को, जब निकालोगे धनोद पर आपको निकलेगा Cu पे +2, ठीक है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन है, और Cl2 प्लस 2E पे आपका 2 माइनस में निकलेगा, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन आते हैं 21 की तरफ। 21 आपको मैं नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि इसका एक स्पेशल वीडियो आएगा ये बताने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए तो हमारे जो मोटो के हिसाब से निम्न कांति अवकरणों के लिए आवश्यक विद्युत के परिमाप की गणना करना भी है। तो क्या जरूरी है। पहला देखिए जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें आपको माप निकालना है क्या क्या। तो देखिए 1 मोल का आपको जो दिया हुआ है इसका जब आप सॉल्व करोगे, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इंग्लिश में रहेगा तो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा, लेकिन जो अधिकतर जो स्टूडेंट है बिहार बोर्ड के उनको हिंदी में ही क्वेश्चन मिलता है। इसके लिए मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि इंग्लिश में आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। केमिस्ट्री में लेकिन हिंदी ही दूंगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे लोग को हिंदी ही पसंद आता है इसके लिए। तो पहला क्वेश्चन आपका देख सकते हो 1 मोल का निकालना है, दूसरा में 1 मोल ऑफ कॉपर आयन का है, फिर 1 मोल MnO4 और Mn2+ आयन का है। तो देखिए पहला का आंसर, दूसरा का, तीसरा का, तीनों का आंसर यहाँ पर जब निकालोगे तो 5 फराड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हेनरी नियम स्थिरांक की विशेषताएं बतलाएं। हेनरी नियम स्थिरांक की विशेषताएं आपको बतलानी है। हेनरी के नियम यानी कि KH की मुख्य विशेषता कुछ इस प्रकार है। तो पहला, KH का मान बढ़ने के साथ घुलनशीलता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, तो घुलनशीलता बढ़ जाती है। जैसे आप KH का मान बढ़ा दोगे तो उसमें घुलने की ताकत बढ़ जाएगी। दूसरा, KH का मान बढ़ने के साथ ताप भी बढ़ता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नकांतिक गैल्वेनिक सेल की सेल प्रतिक्रिया लिखे। आपको सेल नोटेशन लिखना है, सेल प्रतिक्रिया लिखना है। ये सारे क्वेश्चंस एक मतलब कि कह सकते हैं आप इसको पूछे जाते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं पूछते हैं, पर फिर भी मैंने इसको इंक्लूड किया क्योंकि होता क्या 2 साल 3 साल में एक बार पूछ ही देता है, तो इसीलिए। तो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसका सेल नोटेशन करना है, Cu A2 Ag प्लस A2 AgS, ठीक है। तो सेल नोटेशन इसका करेंगे तो ये इस प्रकार से आपका सेल नोटेशन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। 5 एम्पियर की धारा 2 घंटे तक एक धातु के ताप से प्रवाहित किया जाता है, तो बताएं उस तार से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। देखो मैं आपको पहले भी अपने कई वीडियोज में बता चुका हूँ, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पहुँचा देना है। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आप अपने कोचिंग कहीं ना कहीं तो जरूर पढ़ रहे होगे और अपने स्टाइल से पढ़े होगे। अगर इस क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो आप अपने स्तर से उसको बनाओगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। मैं इसका सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि इसका क्वेश्चन ही आपको पढ़ना है। आंसर आप यहाँ से नहीं लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आपको अपना तरीके से लिखना होगा। इसीलिए मैं आंसर पर उतना फोकस नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। चलिए तो एक बताया कि 5 एम्पियर की धारा 2 घंटे तक ऐसे एक धातु के ताप से प्रवाहित किया जाता है, तो बताया उस तार से कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। तो करंट हमारा 5 एम्पियर है, टाइम हमारा 2 घंटा है, उसके बाद दो घंटे को हम लोग चेंज कर दिए सेकंड में, तो हमारा 7200 सेकंड आ गया। Q इक्वल्स टू, तो चार्ज हम लोग का करंट इंटू टाइम हो गया, तो हम लोग ऐसा जब इसको मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ गया 3600 कूलम, ठीक है।
सॉरी 36,000 कूलम, 3600 मैंने बोल दिया। तो हम लोग को मालूम है कि 96,500 कूलम मोल इनवर्स कितना के बराबर होता है, 6.02 इंटू 10 के पावर -23 कूलम। जब हम लोग को निकालते हैं तो सारे के सारे जब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2.24 इंटू 10 टू पावर -22 इलेक्ट्रॉन। चलिए, निम्न प्रतिक्रिया में जो रिएक्शन दिया हुआ है, निम्न प्रतिक्रिया में जो रिएक्शन दिया हुआ है, A+B प्रतिफल गति नियम R के का पावर 1/2 B2, इसका ऑर्डर क्या होगा, रिएक्शन निकाले, इसका ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पर आपका देख सकते हो, ऑर्डर रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सेम चीज़ का भी निम्न का प्रतिफल, इसका भी आंसर आप देख सकते हो। यहाँ पर ऑर्डर रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख रखा, आप इसको देख लेना। चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, अब देख लो एक बार अच्छे से। ऑर्डर रिएक्शन किसका ऑर्डर रिएक्शन है ये, तो ऑर्डर रिएक्शन है आपका R के A का पावर 1/2 B2 का इसका ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आते हैं 27 की तरफ। कॉपर के अयस्क के कॉपर का निष्करण कैसे किया जाता है, सिर्फ प्रतिक्रिया लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये जितना भी होगा उसके सारे के क्वेश्चन को आपको रट्टा जरूर मार लीजिएगा। तो कॉपर का हम लोग लिए CuSO4 को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग का ये बन जाएगा Cu + SO4 माइनस माइनस माइनस, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा। एनोड पे आपका Cu और कैथोड पे आपका देख लीजिए यहाँ पर जो आपको नीचे में दिया हुआ है Cu + 2E। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्यों H2O तरल पदार्थ है जबकि H2S गैस है, एक MVBI है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। H2O गैस एक आपका जो वाटर हो गया, यानी कि लिक्विड हो गया, लेकिन H2S गैस क्यों है। देखिए H2O में H जो बॉन्ड होता है, यानी कि H बंधन पाया जाता है, जिसके कारण H2O द्रव होती है। ठीक है, H2O द्रव हो जाता है। H2O में H बंधन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण अतः H2S गैस होती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 29 की तरफ। चीनी को सामान्य गंध कामल के साथ मिलाने पर चीनी काला हो जाता है, कारण बताइए। हम लोग मिलाएंगे गंध कामल के साथ तो काला क्यों हो जाता है, तो इसका आंसर है कि सांद्र गंध कमल चीनी में से जलवायु निकाल देता है, चीनी में से जलवायु निकाल देता है, जिससे चीनी का रंग काला हो जाता है, जो कि यहाँ पर आप इसका रिएक्शन देख सकते हो। चलिए आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। जल के तुलना में H2S अम्लीय होती है, क्यों। जल के तुलना में H2S अम्लीय होती है, जल जो होता है वाटर की तुलना में H2S एसिडिक होता है, क्यों। कहता है ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है, ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा ऐसे ऋणात्मक होती है, जबकि सल्फर अपेक्षाकृत कम विद्युत ऋणात्मक होता है। ठीक है, जिससे H2O की तुलना में H2S आसानी से H- आयन प्रदान करते हैं, अतः H2S की अम्लीय शक्ति H2S से ज़्यादा होती है, H2O से ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर H2S है ना, यहाँ पे H2O कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 31। जल के तुलना में H2S अम्लीय होता है, क्यों। जो वाटर है आपका H2O के कंपेयर में H2S मोर एसिडिक होता है, ऐसा क्यों। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है, ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है। ठीक है, जबकि सल्फर अपेक्षाकृत कम विद्युत ऋणात्मक होता है, जिससे H2O की तुलना में H2S आसानी से H- आयन प्रदान करते हैं, अतः H2S की अम्लीय शक्ति H2O से अधिक होती है। कोई दिक्कत, यहाँ H2O कर लीजिएगा, ये H2O होगा, यहाँ पे H2S लिखा गया, गलती हो गया है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, SO3 का डाइपोल मोमेंट क्या है। तो SO3 का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, हमेशा याद रखिएगा। SO3 का μ=0 होता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है SN1 तथा SN2 प्रतिक्रियाओं में अंतर बताएं। SN1 तथा SN2 प्रतिक्रियाओं में अंतर बताइए। तो चलिए दोनों में अंतर देखते हैं। SN1 प्रतिक्रिया, तो पहला, यह अभिक्रिया प्रथम क्रम की होती है, यह 2 स्टेप में पूर्ण होती है, प्रतिक्रिया गति पर न्यूक्लियोफाइल का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ये सारा SN1 का है। चौथा इसी का है, इस प्रतिक्रिया द्वारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का जलांशन होता है। चलिए याद रखेंगे। क्वेश्चन में आते हैं इसी का SN2 का, SN2 प्रतिक्रिया क्या कहता है, यह अभिक्रिया द्वितीय क्रम में होती है। यह जो है ना, इसमें जो काम करोगे सेकेंड स्टेप में आपको काम होगा, 2 स्टेप में ये पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, प्रतिक्रिया गति पर न्यूक्लियोफाइल का प्रभाव होता है, इसको भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट है, इस प्रतिक्रिया द्वारा 1% एल्काइल हैलाइड का जलांशन होता है। उसमें था 3, इसमें था 1।
चलिए क्वेश्चन में आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट 33 की तरफ। 33 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। दिया हुआ है ए नंबर CH2COOH और इसी के नीचे CH2COOH और दूसरा है आपका COOH। पहला जो बन रहा है आपका वो बन रहा है ब्यूटोन 1,4 डाइक एसिड। देखिए ब्यूटोन 1,4 डाइक एसिड बन रहा है पहला वाला, और दूसरा है 4 मिथाइल 1 हेक्साकोनिक एसिड। चलिए क्वेश्चन आते हैं 34 की तरफ। निम्नलिखित का आप परिवर्तन कैसे करें, निम्नलिखित को आप चेंज कैसे कर सकते हो, ठीक है। इथाइल अल्कोहल टू इथाइल अमीन में और इथाइल अमीन टू इथाइल अल्कोहल में कैसे आप चेंज करोगे। तो देखिए इथाइल अल्कोहल है यहाँ पर, तो C2H5OH को जब NH3 के साथ हम लोग टेम्परेचर करेंगे तो हम लोग का बन जाएगा इथाइल अमीन, H2O रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका C2H5OH टू C2H5NH2। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका इथाइल अमीन से, यानी कि C2H5NH2 टू C2H5OH, इसको HNO पे हम लोग ऐसे रिएक्शन करेंगे तो हम लोग का बन जाएगा इथाइल अल्कोहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ कहता है निम्नलिखित के कारण बताइए। ये सारे जो क्वेश्चन अब चल रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बिहार बोर्ड जो एग्जाम दोगे ना उसके लिए। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक अम्लीय होता है, क्यों? और एनिलीन मिथाइल अमीन से कम क्षारीय होता है, क्यों? उत्तर। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए दोनों का आंसर, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि CH3COOH में CH3 ग्रुप +1 ग्रुप होती है, जिससे COOH ग्रुप में हाइड्रोजन से जुड़ी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होता है, जिससे कि H+ का त्याग होता है, ठीक है। इसीलिए HCOOH में H+ ग्रुप नहीं होता है, अतः HCOOH CH3COOH की अपेक्षा में H+ आयन आसानी से प्रदान करती है। इसके कारण से आपका ये रिएक्शन निकलता है। नेक्स्ट आपका है मिथाइल अमीन में जो CH3+1 का जो आयन है आपका, ये ग्रुप होता है जिसमें NH2 नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च होती है, फलतः आसानी से पूर्वक H+ आयन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है, जिससे कि क्षारीयता गुण अधिक होती है। इसीलिए एलाइन आपका जो एनिलीन आपका है C6H5NH2 में फिनाइल ग्रुप फर्स्ट ग्रुप होता है, अतः C6H5NH2 में H+ आयन ग्रहण करने की प्रवृत्ति CH3NH2 की अपेक्षा में कम होती है। तो यही रीज़न होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि आपका जो फॉर्मिक एसिड है ये एसिटिक एसिड से अधिक अम्लीय होता है और एनिलीन मिथाइल अमीन से कम क्षारीय होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। मेरा मकसद आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं, मेरा मकसद है आपके पास क्वेश्चन पहुंच जाए। आप क्वेश्चन आपके पास रहेगा तो आप लोग क्लास कर रहे हो, हर तरीके से क्लास कर रहे हो, वो आप खुद से जब बनाओगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, इसको याद रखिएगा। कहते हैं निम्नलिखित समीकरण को पूरा करें, इसको कंप्लीट द रिएक्शन है, कंप्लीट द रिएक्शन आपको करना है। तो देखिए CHCl3 AlCKOH C6CH5NH2 को ये आपका क्या है, फेनाइल कार्बिलेमाइन है, ठीक है। इसको जब पूरा कीजिएगा तो C6H5NH प्लस KCl अलग हो जाएगा प्लस 3H2O, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है CH3H2 प्लस OH4L2NaOH। तो इसमें क्या होगा ना कि CHL3 तो रहेगा, 5HL रहेगा, HCONO आपका जो है HCOONA आपका अलग हो जाएगा, जो कि आइडो फॉर्म बनेगा। चलिए क्वेश्चन 36 क्या आता है, इसमें भी सेम आपका है, सेम चीज़, तो इसमें बताने वाला नहीं हूँ, आप इसका जब PDF लोगे तो उसमें देख लेना। 37 पे आते हैं, इससे भी ये भी आपका सेम है, इसमें भी आपको जब फुलफिल करना है तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ सीधा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल लैटिस क्या है, इसकी विशेषता बताएं। क्रिस्टल जालक क्या है, इसकी विशेषता बताएं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिस्टलीय पदार्थ की आंतरिक संरचना की नियमित त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक की निम्न विशेषताएं यहाँ हैं। तो देखिए क्रिस्टल पदार्थ की आंतरिक संरचना की नियमित त्रिविम व्यवस्था को हम लोग क्रिस्टल चालक कहते हैं, याद रखेंगे। तो कहता क्या आंसर, यहाँ देखिए क्रिस्टल, ये सारे विशेषताएं देखिए। क्रिस्टल जालक में कणों की स्थिति को जालक बिंदु कहते हैं। दूसरा, क्रिस्टल जालक का प्रत्येक जालक बिंदु एक अवयव कण जो आयन परमाणु या अणु हो सकते हैं को दर्शाते हैं। दूसरा देखिएगा, इसी में जालक बिंदुओं को सरल रेखाओं से जोड़ने पर जालक की ज्यामिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारे फीचर्स थे हमारे क्रिस्टल लैटिस के। क्वेश्चन आते 39 की तरफ, निम्न में अंतर बताएं। देखिए डिफरेंस बताना है, हेक्साजोनल मोनोक्लिक, ठीक है। उसके बाद फलक केंद्रीय एवं एंड सेंटर एकांक सेल,
दोनों में आपको अंतर, दो क्वेश्चन है, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर यहाँ पर लिखा हुआ है। षटकोणीय एकांक सेल, इसमें तीनों किनारों की लंबाई a इक्वल्स टू बी इज नॉट इक्वल्स टू सी और तीनों कोणों अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री होता है। उदाहरण Z इसी में एकांक सेल में इसमें तीनों किनारों की लंबाई विभिन्न होती है, अर्थात a इज नॉट इक्वल्स टू बी, b इज इक्वल्स टू सी, और दो कोण अल्फा बीटा गामा, अल्फा इक्वल्स टू गामा और बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, इसको याद रखेंगे। फलक केंद्रीय एकांक सेल, ठीक है, इसमें प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक अवयवी कण के अतिरिक्त कोनों कॉर्नर पर भी अवयवी कण होते हैं, इसको याद रखेंगे। एंड सेंटर एकांक सेल, इसमें किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र के एक अवयवी कण के अलावे कोनों में भी अवयवी कण होते हैं। चलिए, तो ये था हमारे क्वेश्चन 39। लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का 40 का। तो कहता है निम्न को परिभाषित करें। मोल प्रभाज्य, मोलरता एवं द्रव्यम प्रतिशत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, ये एक MBBI क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ेंगे। मोल प्रभाज्य क्या होता है? देखिए, किसी दिए गए विलयन में उपस्थित किसी अवयव के ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित कुल ग्राम अणुओं या मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का माल यानी कि मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज्य कहते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज्य क्या होता है, मोल फ्रैक्शन समझ गए। दूसरा आते हैं, मान लिया कि किसी विलयन में दो अवयव हैं A और B है। मान लिया कि विलयन A का Na और B का Nb है, तो जो मोल प्रभाज्य होगा क्या होगा, A का मोल प्रभाज्य क्या हो जाएगा, x से बराबर Na बाई Na प्लस Nb होता है, हम लोग को पता है, और B का xb बराबर Nb बाई Na प्लस Nb। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं, मोलालिटी क्या होता है। ठीक है, मोलरलता, किसी व्यालक के 1000 ग्राम में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरलता कहते हैं। इसे m से प्रकट किया जाता है। मान लिया कि विलायक में के x ग्राम के विलय का y ग्राम घुला हुआ है। दूसरे शब्दों में विलायक के x ग्राम में विलय का y बटा m मोल है, या ग्राम अणु घुला हुआ है, जहां m विलय का अनुभार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसको निकालोगे विलायक 1000 ग्राम में, तो y इंटू 1000 बाई m इंटू x में मोल घुला हुआ है, तो हम लोग को पता है। अतः मोलरलता जो हमारा हो जाएगा y इंटू 1000 बटा m इंटू x, जो कि प्रति किलोग्राम विलायक में विलय का भार बटे विलय का अनुभार। अब आते हैं लास्ट हम लोग मोलालिटी की तरफ। क्या, मोलारिटी की तरफ। तो कहता है 1 लीटर विलयन में घुले, ध्यान से, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। उसे m से प्रकट किया जाता है। ठीक है, तो मोलरता का यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रति लीटर विलयन में विलय की मात्रा, विलय का अनुभार। अब आते लास्ट प्रतिशत, मास परसेंटेज। किसी विलयन में किसी अवयव का मात्रक प्रतिशत उसकी वह मात्रा है जो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित रहता है। मान लिया कि किसी विलयन में अवयव A का वेट जो है WA है और अवयव B का WB मात्रक उपस्थित है। तो लोगों को पता है A का मात्रक हो जाएगा WA बाई WA प्लस WB इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यही थे हमारे तीनों कितनों, मास परसेंटेज, मोलारिटी और जो लास्ट था हमारा मोल फ्रैक्शन। और यकीन करो, ये जो 40 के 40 क्वेश्चन है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक थे। बिहार बोर्ड में ये सारे के सारे हिट लिस्टेड क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो 1 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन बताए गए उसमें आपको कोई डाउट ना हो, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए। और आपका बायोलॉजी का सेट 2 कंप्लीट हो गया, 1 से लेकर 40 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में सेट 3 के साथ, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो ये 40 क्वेश्चन अगर आप इसे 2 मार्क्स के लिए पढ़ के जाते हो तो आपका एग्जाम में काफ़ी अच्छा नंबर आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।